मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे आपने भ्रमण किया, कई जनपदों में, कई मंडल मुख्यालयों पे। हमें लगता है कि हमें 80 सीटों पे आपने देखा होगा। अब जो 13 सीटों पे कल चुनाव होने जा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण सीटें बलिया भी हैं, बनारस भी है, गोरखपुर भी है। गोरखपुर इसलिए कि वहाँ पहले आपके सीएम साहब का उस संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। वर्तमान में बनारस है, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। बलिया की सीटें इसलिए कही जाती है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सीट रही, 8 बार सांसद रहे हैं। अब उनके पुत्र नीरज शेखर लड़ रहे हैं। तो बलिया से लगाए, बनारस लगाए, गोरखपुर, बात करें 80 सीटों पे, तो क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? देखिए, माहौल 14 का इलेक्शन और 19 का इलेक्शन जो हुआ वो मोदी जी की लहर पर हुआ, और जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये मोदी जी की सुनामी पर हो रहा है। जो काम इस समय देश में हुआ है ये सदियों बाद होता है। अब जैसे राम मंदिर का ही इशू आप लीजिए, तो 500 वर्षों से हर भारतवासी, हर सनातनी, हर हिंदू ये चाहता था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने लोग इसके लिए बलिदान हो गए, लेकिन उनके जीवन में ये अवसर नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हम सबको ऐसे समय में पैदा किए जिस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जैसा नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ, और आज भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, और हम लोग के आंखों के सामने मंदिर भी बना और हम लोग उसमें दर्शन भी कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाते थे तो कहीं छोटे से कोने में कहीं हम लोग को स्थान मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है आज पूरे दुनिया में किस तरह से स्थापित है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पैर उनके छूते हैं, कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनसे समर्थन मांगता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश, सबसे समृद्ध देश अमेरिका के राष्ट्रपति भी माननीय नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगता है। पूरे दुनिया में आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को माननीय मोदी जी ने बढ़ाया। कोरोना काल में आप देखिए जिस तरह से दुनिया के तमाम देश जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, वो तबाह हो गए, लेकिन कम संसाधन होते हुए भी मोदी जी ने अपने देशवासियों को 2-2 वैक्सीन बनाया, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखा, और विदेशी लोगों को भी आवश्यकता पड़ी तो उनको भी कई देशों में उन्होंने सहायता पहुंचाई। तो ये भारत में पहली बार हुआ। पहले हम लोगों के जैसे पोलियो ही था, मान लीजिए पोलियो 25 साल के बाद हम लोग उसके वैक्सीन बना पाए, पर दुनिया से पोलियो ख़त्म होने लगा तब हम वैक्सीन बनाए। 9 महीने में मोदी जी ने वैक्सीन बना करके भारत के लोगों को सुरक्षित रखा। दूसरा, आप ये देखिए इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद लोगों के रोजगार छूट गया, नौकरियां बंद हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। सबके घर में अन्न का भंडार रखा। ये मामूली बात नहीं है। 80 करोड़ देशवासियों को उनको अन्न भंडार से समृद्ध करना, ये नरेंद्र मोदी जी का ही करिश्माई नेतृत्व था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का व्यक्तित्व और विपक्ष का बिखराव, विपक्ष में आज तक कोई नेता ही नहीं है। मोदी के सामने कौन? ये कहते हैं हम जो है हमको वोट दीजिए। अरे भाई, वोट दे देंगे तो इस वोट को क्या करोगे, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? ये तो आज तक तय नहीं कर पाए हो भाई। ये तो जो एक भ्रष्टाचारियों का एक समूह है भाई, कोई जेल जा चुका है, कोई बेल पर है, कोई जेल जाने वाला है। इस तरह के लोग केवल मोदी के खौफ से डर करके ये लोग एक अपना गठबंधन बनाए। उस गठबंधन में इन लोगों की हिम्मत नहीं बनी कि कोई नेता, उस गठबंधन का कोई नेता बना दें। तो जो नेता नहीं बना सकता वो देश कैसे चला सकता है? कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं।
चेहरा छोड़िए, मोदी जी के मुकाबले पर 10 के नीचे ही होंगे। 1 से लेके 10 तक की कोई श्रेणी ही नहीं है कि कोई पूरे भारत नहीं, आज पूरे दुनिया के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारत में कोई मुकाबले में ही नहीं है। माने 1 से 10 तक के कोई मुकाबले में नहीं है कि जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। तो इसलिए पूरे देश में 400 पार, यूपी में 80 की 80, और आप देखेंगे कि बलिया में ऐतिहासिक जीत होगी। जो चंद्रशेखर जी भी जितनी उनकी मार्जिन नहीं है, उससे भी ज़्यादा मार्जिन से नीरज शेखर जीतेंगे। सर एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो सीटें हैं 80 और 40, 120 सीटें, ये तय करते हैं कि देश में सत्ता में कौन बैठेगा। तो आप यूपी और बिहार को किस नज़रिया से देख रहे हैं? देखिए, यूपी और बिहार दोनों नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पिछली बार भी बिहार में हम लोग 39 सीटें पाए थे और बस 1 सीट हमारे पास नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जो है 67 सीटें पर हैं और गठबंधन लेकर के। तो सबसे जब आप ये सोचिए कि सपा और बसपा दोनों 2 छोर हैं, पूर्व और पश्चिम माने जाते हैं, घोर विरोधी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सपा और बसपा पार्टियां एक हो सकती हैं, लेकिन पिछली बार 2019 में सपा और बसपा एक होकर के मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए, तो मोदी जी की सुनामी को कैसे रोक पाएंगे। तो इसलिए ये लोगों का कोई ये नहीं है। पहले भी अखिलेश जी और राहुल जी मिल के चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के चुनाव में, तो आप देखिए 300 के पार हम लोग गए। तो कोई इनमें दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पाई थी, समाजवादी पार्टी अपने केवल परिवार की कुछ सीटें बचा पाई थी, जो एक एक करके ध्वस्त हो रही है। तो अभी बहुजन समाज पार्टी से उनका समर्थन था, तालमेल था, तो इसलिए उन्होंने 5 सीट पाए थे, वो भी अपने परिवार की, वो भी एक एक करके ख़त्म हो रही है। तो इसलिए इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीते। सर आपने आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में बड़ा मेहनत किया, बड़ा फोकस किया, वहाँ क्या लग रहा है? आजमगढ़ में जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ जी चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद भी, जब वो उन्होंने 2019 में चुनाव हार गए, तो आजमगढ़ से अपना वो संपर्क बनाए रखे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ संपर्क से बाहर हो गए। अखिलेश यादव जी सांसद थे वहाँ से, कोरोना काल में एक बार नहीं आए, अपने क्षेत्रवासियों को देखने तक के लिए एक बार नहीं, लोग मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ वहाँ पर लोगों की मदद करते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार कहने के लिए भी आजमगढ़ में नहीं आए। धर्मेंद्र यादव केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ जी लगे रहे और उपचुनाव में वो चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद पूरी शूटिंग आजमगढ़ के 5 विधानसभाओं में, कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहाँ पर बम्बई के कलाकारों को बुला करके वो शूटिंग न करते। पहले वो बम्बई में शूटिंग करते थे, पूरी शूटिंग की उन्होंने आजमगढ़ में, अपने केवल वहाँ के अपने मतदाताओं के नज़दीक रहने के कारण। भाई मतदाताओं से वह मिलते भी थे और वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी देते रहे। उसमें जो शूटिंग में जो आवश्यकता पड़ती थी, जो वहाँ संसाधन पड़ते थे या मैन पावर की ज़रूरत होती थी, वहाँ लोकल लोगों को रोजगार भी मिला। तो उनका जो है सीधा संपर्क रहा जनता से। और धर्मेंद्र यादव केवल चुनाव लड़ने के लिए आए, इसलिए दिनेश लाल जी को वहाँ के लोगों ने मतदान किया है और चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर चूँकि आपके नगर विधानसभा क्षेत्र से मुद्दा जुड़ा है, आपने कहा काशी बदल गया, मथुरा, अब मथुरा की बारी है, अयोध्या भी बदल गया, लेकिन आप जिस तरीके से लगे थे कि लोकसभा चुनाव के पहले भिरगू कॉरिडोर का श्री गणेशाय हो जाए, मेडिकल कॉलेज का श्री गणेशाय हो जाए, और भी परियोजना थी, तो वो क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अच्छा आप बताइए कि भिरगू कॉरिडोर की बात आपने कहा, भिरगू कॉरिडोर अभी बनना प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि उसकी कई बार DPR बनी। भाई कभी हम लोग जिस अनुरूप चाहते हैं उस तरह अनुरूप नहीं बन रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अभी इसको स्थगित रखिए। बार बार नहीं बनेगा। जैसे राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ,
या माँ विंध्यवासिनी का बना है, तो मैं चाहता हूँ कि भृगु बाबा पूरे विश्व में एक ही आश्रम हमारा उनकी यहाँ पर वो है, तो ये उसी अनुरूप में उसका बने। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको जो बनाना व्यवस्था एक ही बार उसका प्लान कर लीजिए, इसलिए शुरू नहीं हुआ। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। हमने वहाँ जीआईसी को, जो जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और जीआईसी को मिला करके हमने ज़मीन की व्यवस्था कराई। जीआईसी को हमने जेल पर शिफ्ट कर रहे हैं। जेल पुरानी है, आज़ादी की पहले की है, उसकी क्षमता बहुत कम है, केवल 15 एकड़ में है। हम 67 एकड़ में नारायणापाली में जो है ज़मीन एक्वायर किए हैं, वहाँ जा कर के जेल को शिफ्ट कर रहे हैं। जेल की जगह पर हम जीआईसी को ले जा रहे हैं और महिला और जिला अस्पताल को मिला करके 20 एकड़ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। पहले हुआ कि भाई उसकी ज़मीन को, जिला अस्पताल की ज़मीन को मेडिकल कॉलेज में मिला लिया जाए। आप जानते हैं कि ओवरब्रिज पार करके आना पड़ता, जब अस्पताल 2 साइड में हो जाता तो जाम की एक समस्या होती, मरीज को आकस्मिक कोई चिकित्सा की जरूरत पड़ती, वो नहीं हो पाती। तो मैंने एक किया, इसको करने के लिए कैबिनेट से पास होना पड़ता। 3 विभाग इसमें शरीक थे, मैंने उसको कैबिनेट से किया। आज बजट भी उसके लिए मैं मेडिकल कॉलेज के लिए पास करा लिया हूँ। आप जल्द देखेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बहुत जल्द होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे बैरिया में, वो कह करके गए बहुत जल्द जो है मैं मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास कराऊंगा। एयरपोर्ट की तर्ज पे जो आपका रोडवेज बनना था आपकी नगर विधानसभा हार्ट सिटी बलिया में, उसमें भी विलम्ब हुआ क्या? नहीं, कोई विलम्ब नहीं। उसके लिए 49 करोड़ रुपया आ गया है और पहली किस्त 49 करोड़ आ गई है, शिलान्यास हो गया है। चुनाव के कारण जो है वो रुका हुआ है। उसका टेंडर भी हो चुका है, टेंडर मिल भी गया है, सीएनडीएस को मिल गया है। सीएनडीएस जो सबलेट करने वाली थी तो उसी समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसलिए वो काम उसका तो शिलान्यास हो चुका है। वो आप देखेंगे वो 1 साल के अंदर भव्य बन करके तैयार होगा। विपक्ष के लोग को ये कहना है कि जो गंगा पे, शिवरामपुर घाट पे जो सेतु लंबा बनी पिछली सरकार में, इस सरकार में आपके विधानसभा क्षेत्र में वो जो पुल है उसको अभी भी यूपी बिहार से नहीं जोड़ा सका। आप जा कर के वहाँ देखिए, 38 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। हमने उस पुल से बिहार के जो बंधा है, बिहार के बंधे तक हमने जो है उसका सैंक्शन करा दिया है, टेंडर हो गया है, काम चल रहा है और तेज़ी के साथ काम लगा हुआ है। अब पूरे जो है अब बाढ़ में भी हमारे उधर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कनेक्टिविटी जो है बिहार से जोड़ दिया गया है। और हमारे मैं धन्यवाद देता हूँ अपने लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी को कि उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और 38 करोड़ रुपया उसके लिए निर्गत किया और टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हो गया है। सर, आपके नगर विधानसभा में जो कटान प्रभावित क्षेत्र एरिया है उसको लेकर कोई प्लान तैयार किया क्या आपने? देखिए, हमारे विधानसभा में मैंने गंगा जी ज़्यादा सीमा है और अभी केवल एक परियोजना आप मालदेवपुर के सामने जहाँ पर कटान ज़्यादा चल रही है और चैन छपरा 2 जगह, आप चैन छपरा में भी मैंने ठोकर बनाने का काम शुरू करा दिया है। अब 15 करोड़ रुपया केवल मालदेवपुर में एक जो है एक छोटा एक तरह से बंधा मैं बनवा रहा हूँ कि बलिया शहर को सुरक्षित रखने के लिए 15 करोड़ का एक ही जो है हमारा ठोकर बन रहा है मालदेवपुर के पास। तो हम लोग समय रहते हुए सभी इस चीज़ों को ध्यान रख करके काम कर रहे हैं। आज बलिया नगर की आप सड़कें देखिए, क्या पहले इस तरह की सड़कें थी? रातों रात आप देखिए कि हमारे पूरे सड़कें शहर की बन चुकी हैं। एक गड्ढा आपको पूरे हमारे शहर में नहीं मिलेगा। आप देखिए कि मालदेवपुर से लेकर के आप जो है कदम चौराहा तक आज 4 लेन बन रहा है, सारे नाले बन चुके हैं। अब आप उसके चौड़ीकरण हो रहे हैं। आप इसी तरह से आप देखिए हनुमानगंज से शंकरपुर आप देखिए चौड़ीकरण सड़क के काम चल रहा है। आप यहाँ जगन्नाथ चौधरी जी के मूर्ति से लेकर के आप वहाँ दुबे छपरा तक आप देखिए 7 मीटर की सड़कें बन रही हैं। आप दुबे छपरा से आप जो रहुआ तक के लिए सड़क जो है उसकी चौड़ीकरण की जा रही है। तो आज 200 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हमारी बलिया विधानसभा में बन रही है। हम लोग रिंग रोड बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि बलिया को एकदम जाम से मुक्त कर देना है और एक नया बलिया को बनाना है जहाँ पर जो हमारे 4 लेन चारों तरफ से हो जाएगा। ग्रीन फील्ड का आप देखिए
ग्रीनफील्ड इतना बड़ा काम हो रहा है। जब चारों तरफ से 4 लेन में बलिया रहेगा तो नए नए प्रतिष्ठान उसी सड़क के किनारे चले जाएंगे। बलिया के लोगों को जो एक नया बलिया बनाने का अवसर मिलेगा। हम लोग 3 चीज़ें आ रही हैं पब्लिक से, मतदाताओं से, सब। एक तो ये गंगा और घाघरा का संगम है, 2 नदियों के बीच में अपना बलिया है। आज़ादी के बाद अब तक इस बलिया को पक्का घाट स्नान करने के लिए नहीं नसीब हो पाया, और ना ही कोई जल पुलिस की व्यवस्था हो पाई, ना गोताखोर की व्यवस्था हो पाई। ये दूसरा ये है कि बलिया में जो समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल में रहने के बाद भी कोई बेहतर डॉक्टर नहीं है, जैसे हार्ट के, नीरो के, इस क्षेत्र में भी कुछ काम होगा क्या? देखिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया, ये सही है। मैं इसको विद्यार्थी जीवन से इसको मैं अनुभव करता रहा, यहाँ के चिकित्सा प्रणाली को लेकर के। सौभाग्य से बलिया के मैंने मतदाताओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे अवसर दिया बलिया से विधायक होने का, और पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे, मोदी जी, योगी जी ने मुझे, और मेरे यशस्वी गृह मंत्री जी ने मुझे मंत्री भी बनवाया, और आज काम करने का एक मौका मिला है। और ये बलिया की बहुत बड़ा चैलेंज है चिकित्सा। और आप देखे होंगे कि मैं अभी जब से मैं मंत्री बना हूँ, ट्रामा सेंटर 8 साल से नहीं था। मैंने ट्रामा सेंटर का प्रारंभ कराया। अभी वहाँ पर एक हमको आईसीयू यूनिट एक अलग से इमरजेंसी एक केयर यूनिट बनाने के लिए, और एक अस्पताल ही 50 बेड का बनना है, उसके लिए ज़मीन अभी सेंक्शन हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ों के लिए हमारे मरीज बीएचयू जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, उसका हम यहीं पर उसका व्यवस्था करें। नहीं तो 3-4 घंटा 5 घंटे उनको जाने में लगता है, उतने में आधे से ज़्यादा मरीजों की जो है जान चली जाती है। अब मैं इसके लिए पूरी तत्परता से, कोई राजनीति के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे हृदय से है कि मैं इसको सुधारूंगा, और इसमें मैं बहुत बेहतर काम किया हूँ। मैं इसके लिए अपने बलिया के जिलाधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ कि बलिया के चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया। वो भी औचक निरीक्षण करते रहे, और आज जो अस्पतालें बंद होती थी, आप देखे होंगे मेरे विधानसभा में 22 डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे, और उस अस्पताल में ताला बंद रहता था, और मैंने एक ही दिन में 14 लोगों को सस्पेंड कराया। अभी हमारे यहाँ जमुई दियर में मैं गया था, वहाँ पर अस्पताल में एक स्टाफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, उसको ठीक करने में समय लगेगा। जो बरसों से खराब पड़ी हैं उसको मैं 2 वर्षों में बहुत ठीक किया हूँ, और 5 वर्षों में मैं जो वादा किया हूँ बलिया की जनता से, उससे ज़्यादा करूँगा, उससे कम होगा तो उस समय जनता हमसे हिसाब किताब मेरी मांगेगी। सर, आखिरी सवाल है, चूँकि आपको भी जाना है। सवाल ये आता है सामने से कि जितना बोल्डर पर, कटान पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सरकार के पैसा गंगा में बर्बाद हो रहे हैं, वो उतने में पक्का घाट बन जाता है। जो आए दिन मौतें हो रही हैं, लोग डूब के मर रहे हैं, परमानेंट कोई घाट नहीं है स्नान करने के लिए। उस क्षेत्र में कुछ पहल होगी क्या विशेष? पहल होगी नहीं, पहल हो चुकी है रोशन भाई। आप पर्यटन विभाग के दफ्तर से पता कर लीजिए, जिलाधिकारी के कार्यालय से, कि बलिया में मैंने 3 घाट स्वीकृत कराया है, और तीनों घाटों के लिए पैसे आ चुके हैं, और वो अब केवल उसको टेंडर होकर के, शायद कुछ को टेंडर भी हो गया है, और टेंडर होकर के बनने वाला है। चाहे हमारे श्री रामपुर घाट है, हमारे जो मालदेपुर घाट है, और उजियार घाट के लिए, तीनों घाटों के लिए पैसा यहाँ पर आ चुका है। सिंचाई विभाग से भी और पर्यटन विभाग से, ये दोनों से हमने इसको स्वीकृति करा दी, पैसा आ गया है, अब बहुत जल्द बनेगा। और बलिया का एक चीज़ अभी जो काम शुरू नहीं हुआ, मेरे कटार नाला, लेकिन उसका भी आप जा कर के देखिए कि 1920 के बाद पहली बार उसका रेगुलेटर बना है। वो बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन करने वाला हूँ। माननीय चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी आए हुए थे यहाँ पर निरीक्षण में, वो खुद गए और जा कर के आज जो है 1920 के बाद मैंने वो रेगुलेटर को बनाया गया। उसके कारण आज बसंतपुर के आसपास के 28 गांव जो जलमग्न हो जाते थे, जहां खेती नहीं होती थी, आज सभी पानी गंगा जी में चला जा रहा है, जिससे लोगों को आज खेती करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इतना बड़ा काम हुआ है। सौंदर्यीकरण का काम रह गया है, उसको भी मैं वादा किया हूँ, उसको पूरा जरूर करूँगा। एक सवाल और है, चूँकि बलिया चूँकि भृगु क्षेत्र है, धार्मिक जनपद है, तपोभूमि है, और यहाँ से बार बार मुद्दा उठता है, बार बार लोग कहते हैं यहाँ के
लोग कि एक ट्रेन वैष्णो देवी के लिए चले, चूँकि भारत सरकार में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, देश में भी हैं, तो क्या इस बार पहल में होगी जो गाजीपुर से कटरा के लिए जो ट्रेन जा रही है, क्या उसको अवसर बलिया को मिल सकता है? जरूर मिलेगा। केवल वही ट्रेन नहीं, बलिया के लिए बहुत नई नई और सौगात मिलेगी, क्योंकि बलिया में वॉशिंग किट नहीं था। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती थी कि कोई जो यहाँ से ट्रेन चलाने के लिए कि यहाँ वॉशिंग किट नहीं थी, उनकी जो सफाई नहीं हो पाती थी। हम लोग वॉशिंग किट बनाने के लिए और हमारे सांसद जी या हमारे उसके पहले के नेता सभी मिल करके तय हुआ, अब जाकर के वॉशिंग किट बन रहा है। वॉशिंग किट बनते हुए आप देखेंगे केवल माता वैष्णो देवी के लिए ही नहीं, हम लोग यहाँ से हर उस धार्मिक स्थल पर, हर वहाँ से जहाँ बलियावासी ज़्यादा जाते हैं, यहाँ के से वहाँ तक ट्रेन चलाएंगे। और हमारी अश्विन वासने जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि बलिया तो क्रांतिकारियों की धरती है, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण चंद्रशेखर जी की धरती है। वहाँ सब यहाँ से हर देश के हर कोने को कनेक्ट किया जाए। 1942 के समय एक निशानी बची है शहीद पार्क चौक, क्या प्लान है क्या कुछ को बेहतर बनाने का? उसके लिए भी अलाइनमेंट बन चुका है और हमने एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने एक नई योजना बनाई है, सहभागिता योजना। उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत हमारा चौक भी बनेगा। सर, बात करते हैं कि ऐसा मार्केट है आर्य समाज रोड पे जिसे लोग कहते हैं लोहिया मार्केट, आज भी वो विगत 15 सालों से उसी तरह से पड़ा हुआ, उस पर भी फोकस होगा क्या? देखिए, लोहिया मार्केट का एक बड़ा केंद्र है और इसके बहुत बड़ा रोजगार का सृजन हो सकता है। बलिया के व्यापारियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, बहुत बड़ा है। लेकिन हमने जब इसको शुरुआत कराई और उसके बाद यहाँ के लोग जो है न्यायालय चले गए, हाई कोर्ट से स्टे ले रखे हैं। उस स्टे को मैं वेकेट कराने के लिए सरकार से पैरवी कर रहा हूँ। जिस दिन वेकेट हो जाएगा, एक ही दिन आप देखेंगे कि उसको हम गुलजार करेंगे, इतना सुंदर बनाएंगे कि बलिया के लोग उसको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, जो बलिया नगर के विधायक हैं और इन दिनों बलिया में चुनावी माहौल में हैं। नमस्कार।